कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है, राबी का हो जाएगा हड़प्पा से, और घरगढ़ का हो जाएगा कालीबंगा से, भोगावा का लोथल से हो जाएगा, सतलज का रोपड़ से हो जाएगा। अब इसमें देखिए सूची 1 में और सूची 2 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती किस नदी पर अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, रावी नदी पर अवस्थित है, आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा किस नदी पर अवस्थित है, घाघर नदी पर अवस्थित है। लोथल किस नदी पर अवस्थित है, भोगावा। रोपड़ किस नदी पर अवस्थित है, सतलज। ध्यान में आपको रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव। अब देखिए चोल, चेर तथा पांड्य संगम युग के राजवंश हैं, जबकि पल्लव राजवंश संगम युग का राजवंश नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था। ऑप्शन ए कंबन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। ऑप्शन वी हो जाएगा महाकस्पस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम स्थल में राजगृह किस वर्ष हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष महाकस्पस और शासक अजातशत्रु। द्वितीय वैशाली वर्ष 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे इसके, सर्वकामनी। शासक कौन था, कालाशोर। तृतीय की बात करते हैं पाटिलपुत्र 250 ईस्वी पूर्व, और अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र और शासक अशोक। चतुर्थ कुंडलवन और आयोजित वर्ष पहली दूसरी शताब्दी, और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक कनिष्क थे। अब बात करते हैं मौर्य एवं मर्योत्तर काल के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था तथा उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अशोका अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा, रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो देखिए रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुबनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां से दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा। याद कर लीजिए आप लोग। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सबसे पहली बात, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1504 ईस्वी में। और किसने कराई, किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बनवाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसने भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गंजे सिकंदरी का प्रचलन किया तथा गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखी। कुछ पॉइंट होते वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखिए, इसमें यहाँ से बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय विजयनगर आया था। यह फारसी राजदूत था। यह विजयनगर के बारे में लिखता है कि यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों तथा बंदरगाहों, कृषि निवासियों के रहन सहन तथा रीति रिवाजों, दरबार नगर व खजाने आदि अनेक बातों का अच्छा वर्णन किया है। उसने लिखा है कि राज के महल में कई तय खाने हैं तथा उनके स्त्रोत इस बार इस प्रकार भरा हुआ है कि यह ढेर लगता है। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसट। फ्रांसिस्को पेलसट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। यह 1620 में जहांगीर के समय भारत यात्रा पर आया था। उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधे तथा व्यापारिक क्रियाकलापों, मुख्यतः गरम मसाले तथा नील व्यवसाय का वर्णन किया है। वह 1627 ईस्वी में पुनः लौट आया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी किसने रखी थी, ये रखी थी हुमायूं ने।
मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने अपने फारस तथा अफगानिस्तान के प्रभाव के दौरान रखी थी। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको ध्यान में रखना। तो देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, जिसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बक्सर का युद्ध और इसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 तक ये चला था। और कॉर्नवालिस के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में था, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। काफी चीजें आपको जानने को मिलती हैं इस क्वेश्चन से। अगला देखिए, यहां से आपके स्टार्ट होता है सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर से क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में। ये एक महान सन्यासी थे जिनका राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः किसान आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनका कार्य क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश रहा। उन्होंने कृषकों की बेदखली का विरोध किया तथा इस पर नियंत्रण लगवाने में भी सफल रहे। 13वां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा जिसका सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ये भी आपको पता होना जरूरी है। NG रंगा की किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रमुख संस्थाएं संधियां आयोग अधिनियम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1867 में, ये आपको पता होना जरूरी है। और कहां पर की थी? बंबई में। परमहंस सभा के नाम से महाराष्ट्र में 1849 में धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। इसके विघटन के परिणाम स्वरूप 1867 में प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ। इसमें महादेव गोविंद रानाडे, NG चंद्रावरकर तथा RG भंडारकर की सहभागिता थी। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन जो आपका बी है लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। इसने 1847 के एक के दौरान इस दास प्रथा पर रोक लगाई। एलन बरो भारत में 1842 से 44 तक गवर्नर रहे तथा आंग्ल अफगान युद्ध में भी इनके शासनकाल में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का श्रेय एनी बेसेंट को है। अडयार थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। 20वीं सदी के क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1886 में हुआ था। 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु किसी प्रकार बच निकले। उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना की थी। इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 1945 में जापान में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। और देखिए आंसर आपका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अब देखिए रॉलेट एक्ट अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह 30 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था?
26 से 30 दिसंबर 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। आपको ध्यान में रखना है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सांप्रदायिक निर्णय 18 अगस्त 1932 में घोषित तथा पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह भी पूछा जा सकता है। तो सचिंदर सयाल के द्वारा। कब? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए में क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर में इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। नीचे दिए गए कुर्सी से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कांग्रेस के बारदौरी सम्मेलन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जिसका CR दास द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके भारत का भूगोल के क्वेश्चन। भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र और मानव भूगोल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? मिर्जापुर। प्रश्नानुसार मिर्जापुर भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं कृषि। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जबकि कहवा का ब्राजील, तंबाकू का चीन तथा तिलहन का ब्राजील है। इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्चा रेशम के लिए कौन विख्यात है? असम। शहतूत के लिए कौन सा शहर है? आंध्र प्रदेश। और इरी रेशम के लिए असम और टसर रेशम के लिए झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात में। अब यहां से खनिज, शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना ये मैं आपको बताता हूं। उड़ीसा का मिलान हो जाएगा बादाम पहाड़ से, और छत्तीसगढ़ का मिलान हो जाएगा डल्ली राजहरा से, और कर्नाटक का मिलान हो जाएगा केंद्रुमुख से, झारखंड का मिलान नोवा मुंडी से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अब देखिए, लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। बादाम पहाड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? उड़ीसा। डल्ली राजहरा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़। और केंद्रमुख के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। नोवा मुंडी के लिए झारखंड। अब यहां से आपके परिवहन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन जो आपका ए है काकीनाडा, ये सही हो जाएगा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है आंध्र प्रदेश से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 महाराष्ट्र मुंबई से कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु चेन्नई जाता है। अब यहां से देखते हैं विश्व का भूगोल स्थल मंडल के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा नाइजर में। प्रधान यामोत्तर नाइजर से नहीं गुजरती है, जबकि यह लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली और बुर्किना फासो से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलावृत देश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ट। स्थलबद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। विश्व के कुछ स्थलबद्ध देश निम्न हैं: अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, लाओस, लक्समबर्ग, माली, नेपाल, सर्बिया, युगांडा, जाम्बिया, मंगोलिया
वेटिकन सिटी और चार्ट और बुरुंडी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। अब बात करते हैं जलमंडल के क्वेश्चन की। इटली और सिसिली, सरनीडिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा टेरहेनियर सागर। इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ सागर टेरहेनियर सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला में। कच्चा तेल संचित भंडार शीर्ष 5 देश 2011 से अंत तक। वेनेजुएला की बात करते हैं 46.5, सऊदी अरब 36.5, कनाडा 28.0, ईरान 21.6, इराक 20.2। अगला क्वेश्चन, पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? संघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व के 4 शीर्ष बंदरगाह क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे शंघाई चीन, 2 पे सिंगापुर और तीसरे पे है तियानार्जन चीन और चौथे पे है रोटरडम नीदरलैंड। 36वां क्वेश्चन, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन सा है? दक्षिण कोरिया। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश दक्षिण कोरिया है। अब यहां से जनसंख्या एवं नगरीकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन जो आपका ए है केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। केरल 1084, पांडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं में किन राज्यों में संख्या से अधिक है? ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा सभी 4। बिहार भी हो जाएगा, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सभी हो जाएंगे। तो देखिए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सभी 4 राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो बी आपका है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि के समगति नहीं रही है तथा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर दर से बढ़ती रही है। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। जनगणना 2011 के अंतिम अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश के पश्चात महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक है और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी में 16.50% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा, सभी 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संघ शासित प्रदेशों में पुरुषों में साक्षरता दर सर्वाधिक लक्षद्वीप 95.6%, जबकि राज्यों के अंतर्गत पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 96.1% तथा संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप 89.3% है, जबकि राज्यों में महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 92.1% है। 42वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा, पहला और तीसरा।
2001 से 2011 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में 9.5 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या में 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण का अवरोही क्रम इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 3,17,369 नगरीय जनसंख्या है। मिजोरम की 5,71,771। नागालैंड की बात करते हैं 5,70,966। सिक्किम की बात करते हैं 1,53,578। आरोही क्रम देख लेते हैं: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 7,935। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 7,935 जबकि 2001 में इनकी संख्या 5,161 थी। यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के। इसमें आपके नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। क्वेश्चन है सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन भारत के संविधान प्रतिस्थापित एक आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में ही पारित किया है। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? ऑप्शन सी राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए विधानमंडल मंत्रिपरिषद के। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयानंतर के बाद सुशोभित किया? ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा। कौन कौन है? गुलजारी लाल नंदा, चौथे हैं इंदिरा गांधी और पांचवें हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक बिना समयांतराल के प्रधानमंत्री रहे तथा लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक तथा 1980 से 84, गुलजारी लाल नंदा 1964 से कार्यवाहक तथा 1966 कार्यवाहक तथा अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 13 दिन तथा 1998 से 2004 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन जो आपका ए है, यह साधारणता राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारण वैसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा से बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है। मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिए न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन जो आपका बी है न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। केशवानंद बनाम भारत संघ के विवाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की। अब देखिए यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची के क्वेश्चन। क्वेश्चन है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन जो आपका बी है यह सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपसंवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
पंचायतों के लिए वित्त का प्रावधान कई जिला एवं नियोक्ता समिति का प्रावधान भी इसी संशोधन में किया गया। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन जो का डी है ये सही रहेगा। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। वैश्वीकरण ने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद बोध के बजाय उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न किया है। गरीबी एवं बेरोजगारी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? उपयुक्त सभी। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए IRDP, ट्राइसेम तथा NREP है। अगला क्वेश्चन, कृषि उद्योग एवं व्यापार। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी ये? 1948 में। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम 1948 में की गई। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। ऑप्शन ए हरियाणा में। 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? बासमती चावल। भारत को बासमती चावल के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यहां से आपके साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका भौतिक विज्ञान का है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन जो आपका बी है, इथिलीन ग्लाइकॉन। स्वचालित इंजनों द्वारा इथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग हिमन रोधी के तौर पर होता है। इसका प्रयोग रिएक्टर में किया जाता है। यह ठंडे देशों में हिमांक कम कर देता है। अगला क्वेश्चन आपका रासायनिक विज्ञान का है, निम्नलिखित में से एक को हास्य गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं और इनकी खोज सर पिस्टले ने की थी। इसका साल चिकित्सा आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी जो आपका है ये सही हो जाएगा। तो देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉली का कार्बोनेट प्रयुक्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से फिल्म, पतली चादरें और बरसाती तथा मोटे कवर बनते हैं, जबकि पॉलीएथिलीन से तार का आवरण बनता है। वनस्पति विज्ञान। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका सही जगह, शकरकंद का। गन्ना, आलू तथा अदरक तना है, जबकि शकरकंद एक जड़ है जिसे खाया जाता है। मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो डी आपका ये सही हो जाएगा। मस्तिष्क की बात करते हैं, इसका मिलान एंसेफेलाइटिस से हो जाएगा। लसिका पर्व, फाइलेरिया और अस्थि मज्जा, ल्यूकेमिया, रक्त कोशिकाएं, मलेरिया। इन्फेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्यूलेक्स मच्छर में इन्फेलाइटिस का वायरस पाया जाता है। फाइलेरिया से लसिका पर्व, ल्यूकेमिया से अस्थि मज्जा तथा मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। मलेरिया लाइकोपोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है, जबकि फाइलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है तथा ल्यूकेमिया लाल रक्त कणिकाओं की विसंगति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन जो बी आपका है ये सही हो जाएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन V1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन तथा विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका, मकड़ी, ये सही हो जाएगा। खटमल मच्छर तथा घरेलू मक्खी कीट हैं, जबकि मकड़ी कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा, विटामिन के मध्यापन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायमिन से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन 89 की कमी से पलागा रोग होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, परिरक्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं?
ऑप्शन बी जो बी है आपका हाइपोथैलेमस में, ये सही रहेगा। परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है। हाइपोथैलेमस अंत स्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अंग्र मस्तिष्क सेरिब्रम व डाइनसिफेलॉन से बटा है। सेरिब्रम चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? ऑप्शन जो डी है आपका, ये सही हो जाएगा। आरएच कार का नाम संबंधित एक प्रकार है बंदर से। 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगा, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका आरएच पॉजिटिव कहलाता है तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त निगेटिव कहलाता है। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं से आटा बनाने के अणु को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। पेगिंग मूंगफली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन यहां से देखिए। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स से। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? ऑप्शन डी सिलिकॉन। कंप्यूटर के उपयोग आने वाली इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। जेएस किल्वी ने 1958 में एक छोटे से चिप के रूप में संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसे आईसी चिप कहा जाता है। यह एक अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह लकड़ी से बना था। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को ऐसे के माध्यम से संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन सी कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? कहां पर अवस्थित है ये? हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है। अनुमानतः यह एक दिन में लगभग 8 लीटर पानी सोखता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है तथा ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। ओजोन मंडल धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा चीता आवास आंध्र प्रदेश तेलंगाना नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व है। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जीव मंडल प्रक्षण संकल्पना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय संसद ने विधान द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। ऐसा पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में यूनेस्को की सहयोग से 1948 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। अब तक देश में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? जिनमें से 4 को यूनेस्को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की जा चुकी है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया। यहां से आपके क्वेश्चन प्रादेशिक सामान्य ज्ञान के स्टार्ट हो जाते हैं। बुक्सा बिजनौर, भेटिया गढ़वाल, बुक्सा बिजनौर थारू, कुशीनगर नैनीताल। अगला क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का।
कर्मा लोक नृत्य खरवार आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। इसका क्षेत्र सोनभद्र मिर्जापुर है, जबकि राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन सी कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की राजधानी थी। उद्यान वास्तवता की दंत कथा यहीं से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। ऑप्शन जो डी आपका है सभी 4, ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं को उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही रहेगा, कोशी गोरखपुर। तो देखिए, गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इतनी चीजें आप ध्यान में याद कर लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। सभी 4, जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जल नगरीय विकास अभिकरण। लखनऊ में नगर निगम, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण तथा जिला नगरीय विकास अधिकरण है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूड़े सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही रहेगा। मिलान कैसे करना है, इलाहाबाद का मिलान हो जाएगा माघ मेला से, वृंदावन का झूला मेला से, और बटकेश्वर का मेला पशु मेला से, बाराबंकी का देवा मेला से। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए, घटना और स्थान, माघ मेला कहाँ लगता है, ये इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला कहाँ लगता है, वृंदावन लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है, बटकेश्वर में लगता है। और देव मेला बाराबंकी में लगता है। इतनी चीजें आप याद कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ये ऑर्गेनिक वाइटो फर्टिलाइजर्स एंटीबायोटिक के वृहत उत्पादन में योगदान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, परियोजना। ये नोएडा से बलिया तक जाएगी। अब देखिए, यहां से आपके विविधा के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। भारत में टिड्डियां पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, जबकि चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में क्या है, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायी का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण आर, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न कराने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। नीचे दिए गए कुछ से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी जो आपका है ये सही जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायी का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है तथा इसको वांछित प्रभाव उत्पन्न कराने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है।